हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं। विच इंडियन स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड जेल टूरिज्म? भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक नया अभियान शुरू किया है जिसे कि जेल टूरिज्म, जेल पर्यटन कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या पंजाब। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने जेल टूरिज्म की शुरुआत की है जिसमें कि जेल को पर्यटन के लिए भी खोला जाएगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले तो यरवदा जेल से होगी। यरवदा जेल काफ़ी पॉपुलर जेल है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे पूरे ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हों या सुभाष चंद्र बोस हों, इन सभी को यहाँ पर रखा गया था। महात्मा गांधी यहाँ पर 1932 में आए थे, जिस समय कि 1932 में इन्हें रखा गया था, जिस समय वो कम्युनल अवार्ड जो लॉन्च किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसके विरोध में वो यहाँ आए थे। और फिर पूना पैक्ट जब हुआ था उसके बाद वो बाहर आए थे। तो यरवदा जेल काफ़ी महत्वपूर्ण जेल है। तो यहाँ से शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की है। वैसे तो महाराष्ट्र सरकार अपने यहाँ सभी जेलों में ये काम नहीं करेगी, लेकिन कुछ चुनिंदा जेल में ये पर्यटन की सुविधा की जाएगी, जिसमें कि लोग जाकर के जेल में कैसे क्रियाकलाप होता है, जेल में लोग कैसे रहते हैं और जेलों में के अंदर में कैसे काम किया जाता है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। अंडमान और निकोबार आइलैंड ये भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि अंडमान और निकोबार में एक बहुत ही पॉपुलर जेल है जिसे कि सेलुलर जेल कहा जाता है। जब सेलुलर जेल या काला पानी की सजा जब दी जाती थी तो अंडमान और निकोबार आइलैंड के सेलुलर जेल में भेजा जाता था। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ पे नेशनल पार्क्स की बात करें तो तदोवा नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, यहाँ पर नावेगांव नेशनल पार्क है, यहाँ पर भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या भामरागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ इसके। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। अगला सवाल है, द यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? किस संस्थान के द्वारा यूनियन बजट, केंद्रीय बजट के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया गया है, डेवलप किया गया है? तो यूनियन बजट के लिए मोबाइल ऐप की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि 1 फरवरी 2021 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश करने वाली हैं, जो केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं संसद में, वह भारत का पहला पेपरलेस बजट होगा, पेपरलेस यूनियन बजट होगा, पहला पेपरलेस केंद्रीय बजट होगा। इससे पहले किस राज्य ने सबसे पहला यूनियन बजट पेश किया, सबसे पहला पेपरलेस बजट पेश किया था? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने इससे पहले सबसे पहला पेपरलेस बजट पेश किया था। तो किस संस्थान ने यूनियन बजट के मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया है? तो आपके ऑप्शंस हैं आईसर्ट, सीडैक, एनआईसी या एसटीपीआई। तो सही जवाब है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इसने ये यूनियन बजट ऐप बनाया है। एनआईसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसकी न्यू दिल्ली है और इसके डीजी महानिदेशक का नाम है डॉक्टर नीता वर्मा। अब अदर ऑप्शंस की बात करें तो आईसर्ट का फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। और इसकी स्थापना जो है वो 2004 में की गई थी। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली है और इसके जो डीजी हैं वो संजय बहल जी हैं। ये काम किस क्षेत्र में करता है? तो ये काम साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आईसर्ट काम करता है, जैसे कि फिशिंग को रोकना या फिर हैकिंग, इन सब के क्षेत्रों में आईसर्ट काम करता है। अगर हम सीडैक की बात करें, सीडैक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो इसकी बात करें सीडैक की, तो सीडैक की स्थापना 1988 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पुणे में है। अभी वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं वो हैं हेमंत दरबारी, हेमंत दरबारी इसके महानिदेशक हैं। एसटीपीआई की बात करें तो एसटीपीआई की स्थापना 1991 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है, इसकी एक ऑफिस नोएडा में है और इसके जो महानिदेशक हैं ये ओंकार राय है। अभी वर्तमान में महानिदेशक ओंकार राय है। अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2021? किस संगठन ने एक पेपर पब्लिश किया है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2021, जो कि हमारे वैश्विक आर्थिक स्थिति के बारे में एक चर्चा की गई है। तो आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक या यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ने ये पेपर पब्लिश किया है। पहले इस पेपर के बारे में थोड़ा जान लें कि इसमें बताया क्या गया है। तो इसमें बताया ये गया है कि इसमें 2020 और 2021 में होने वाली जो आर्थिक स्थिति है उसकी चर्चा की गई है। तो उसमें यह बताया गया है कि जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी विकास दर जो है वो 2.5% से औसतन 2.5% से नीचे आई 2020 में, जबकि 2021 में इनकी विकास दर जो है वो 5.7% से ऊपर जाएगी। जबकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो विकासशील देश हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा 2020 का और 2020 में इनकी जो विकास दर है वो 5.6% से नीचे आई, जबकि 2021 में ये 4% से ऊपर जाएगी, 4% से ये ऊपर जाएगी, जबकि 5.6% से ये श्रिंक कर गए। तो ओवरऑल जो औसत निकला है दोनों का, तो 2020 में जो है 4.3% से विकास दर पूरे विश्व की नीचे आई, जबकि 2021 में 4.7% से ऊपर जाने का अनुमान है। 4.3% से श्रिंक की, जबकि 4.7% से ये और एक्सपैंड करने का और बढ़ने का अनुमान लगाया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस रिपोर्ट में। अब यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेर्स। एंटोनियो ग्यूटेर्स जो हैं वो पुर्तगाल के हैं, पोर्टुगीज हैं ये। एंटोनियो ग्यूटेर्स पुर्तगाल के हैं। अब अदर ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो वाशिंगटन में है। और इसके अभी जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मैलपास। डेविड मैलपास इसके प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। IMF की बात करें तो IMF की स्थापना भी 1944 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यह भी वाशिंगटन में ही है। और इसके जो अभी वर्तमान में जो इसकी प्रेसिडेंट हैं, जो हेड हैं इसकी, वो हैं क्रिस्टलिना जियोर्गीवा। क्रिस्टलिना जियोर्गीवा इसकी हेड हैं। और अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है और इसके जो अभी हेड हैं वो हैं मात्सुगु आसाकावा। मात्सुगु आसाकावा इसके हेड हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अभी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि गीता गोपीनाथन जो हैं वो यहाँ की चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। गीता गोपीनाथन। उन्होंने एक रिपोर्ट के बारे में अभी बात की है, तो इसलिए IMF भी अभी काफ़ी चर्चा में है। वर्ल्ड बैंक फाउंडेड 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन, प्रेसिडेंट डेविड मालपास। IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फाउंडेड 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन, प्रेसिडेंट क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड 1966, हेडक्वार्टर फिलीपींस, प्रेसिडेंट मात्सुगु आसाकावा। यूनाइटेड नेशन फाउंडेड 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क,
और प्रेसिडेंट यानी यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल होना चाहिए, सेक्रेटरी जनरल जो है वो एंटोनियो ग्यूटेरेस है। अगला सवाल, एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विच इज द ओनली कंट्री दैट वुड रिकॉर्डेड डबल डिजिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2022? 2022 वित्तीय वर्ष में कौन अकेला ऐसा देश है जो कि अपनी वृद्धि दर जो है वो 2 अक्षरों में रखेगा, यानी कि 10 से 9 से ज्यादा, 9 से ज्यादा कौन ऐसा अकेला देश है जिसकी वृद्धि दर 9 से 9.99 से ज्यादा होगी, यानी कि 10 या 10 से ज्यादा होगी? तो ऑप्शन है आपके चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और जापान। तो इसका सही जवाब है इंडिया। इंडिया ऐसा देश है जो कि जिसकी ये अनुमान लगाया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा कि इसकी जो वृद्धि दर है वो 11% के करीब रहने की उम्मीद है। IMF के बारे में हमने बात कर लिया है कि इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन में, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसकी प्रेसिडेंट है और गीता गोपीनाथन इसकी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। गीता गोपीनाथन। अगला सवाल, विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज साइंड $500 मिलियन प्रोग्राम टू इंप्रूव स्कूल एजुकेशन इन इंडिया? $500 मिलियन का एक प्रोग्राम पर भारत ने अभी हस्ताक्षर किए हैं, तो जिससे कि स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो कौन सा ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके साथ यह समझौता हुआ है? तो आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनेस्को या IMF। कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जिसके साथ कि हमारे भारत ने समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक के साथ ये समझौता किया गया है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि इसकी स्थापना भी 1944 में हुई है और इसके प्रेसिडेंट जो है वो है डेविड मालपास, इसके प्रेसिडेंट हैं और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC जो कि USA में है, वहां पर इसका मुख्यालय है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमने अभी जाना है कि 1966 में इसकी स्थापना हुई, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को के बारे में अगर हम बात करें, यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ है, संगठन है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी हमने पढ़ाई है। अगला सवाल है, तेजस इज अ विजुअल इंटेलिजेंस टूल फॉर डेटा एनालिसिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय। एक तेजस नाम का एक इंटेलिजेंस टूल बनाया गया है, वह किसके द्वारा बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं CDAC, HAL, ICERT या निक्सी। तो इसका सही जवाब है निक्सी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसके 25 साल पूरे हुए हैं। इसके 25 साल पूरे हुए हैं 28 जनवरी को 2021 को 25 साल पूरे हुए हैं। तो उस दिन इसने एक तेजस नाम का एक विजुअल इंटेलिजेंस टूल बनाया है, जो कि आप तेजस्वी.gov.in पर जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं। तेजस्वी में ये जो VI है, ये विजुअल इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया है। VI फॉर विजुअल इंटेलिजेंस। तो तेजस्वी.gov.in से ये इंटेलिजेंस टूल बनाया गया, जहां की डेटा एनालिसिस का बहुत ही अच्छा माध्यम ये यूज किया गया है। रविशंकर प्रसाद जो कि मंत्री हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इसकी शुरुआत की है, इसका उद्घाटन किया है। अगर निक्सी की बात करें तो 1995 में ये बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली है और प्रशांत कुमार मित्तल इसके अभी वर्तमान में MD है। प्रशांत कुमार मित्तल इसके MD हैं। इसने और भी बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की हैं, जैसे कि E-ऑक्शन इंडिया करके एक लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो भी निविदाएं होती हैं उसको भी आसानी से हम
ट्रैक कर सकते हैं, उसके लिए ये ई ऑक्शन इंडिया भी डेवलप किया गया है। ये एनआईसी के द्वारा ही डेवलप हुआ है और निक्सी की मदद से, एनआईसी और निक्सी की मदद से ये बनाया गया है। निक्सी जो है वो एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का ही एक ये सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है निक्सी। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग फॉर बासमती राइस। बासमती राइस के लिए किसे जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत, भौगोलिक संकेत दिया गया है किसके लिए, बासमती चावल के लिए। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल। तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान को जीआई टैग मिल गया है बासमती चावल के लिए। भारत और पाकिस्तान में इस बीच के लिए काफी दिनों से एक लड़ाई चल रही थी और यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को बासमती राइस के लिए जीआई टैग दे दिया है। जीआई टैग से फायदा क्या होता है, तो जीआई टैग से फायदा यह होता है कि व्यापार के क्षेत्र में काफी बढ़ावा मिलता है, ट्रेड में काफी इंक्रीज होता है। और ये जीआई टैग होता क्या है, तो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, उसके द्वारा एक जितने भी उसके सिग्नेटरीज हैं, जो भी उसके सदस्य हैं, उनके द्वारा एक ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर हस्ताक्षर किया गया है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे कि शॉर्ट में ट्रिप्स कहते हैं। तो ट्रिप्स को हर जो सिग्नेटरी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसे ये ट्रिप्स मानना पड़ता है और उसके तहत किसी भी तरह का जो बासमती चावल का नकली व्यापार या कोई दूसरा इसके लिए कंपटीशन नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर बासमती चावल के लिए जो भी पाकिस्तान को जैसे जीआई टैग मिला, तो उसका व्यापार में बढ़ावा मिलेगा। अगर हम बात करें तो भारत ने भी बासमती चावल के लिए काफी युद्ध चला था, जब मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच में यह जीआई टैग पाने के लिए ये लड़ाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद और इसके प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और इसके राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है संसद में, राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद में होता है, उससे संबंधित नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन हैं जो कि सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि ये कब होता है, इसके नीचे दिए गए समय के बारे में है कि किस समय में होता है। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, हर आम चुनाव के बाद, जनरल इलेक्शन आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होना होता है। दूसरा ऑप्शन है साल के हर एक पहले सत्र के लिए एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तीसरा ऑप्शन है एट द कमेंसमेंट ऑफ एवरी सेशन, साल में जितने भी सत्र होते हैं या पूरे आम चुनाव, एक आम चुनाव से लेकर के दूसरे आम चुनाव के बीच में जितने भी सत्र होते हैं सभी में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन और कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट कह रहा है, सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन है एट द कमेंसमेंट ऑफ एवरी सेशन। कमेंसमेंट ऑफ एवरी सेशन, हर सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हर आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है उसमें होता है और साथ ही साल का जो पहला सत्र होता है उसमें भी होता है। इसीलिए अगर पूछा जाए कि नॉट की जगह अगर सिर्फ पूछा जाए करेक्ट रिगार्डिंग द टाइमिंग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों ही समय में होता है, ना ही सिर्फ एक नहीं, ये दोनों मिला करके दोनों ही समय में होता है। और कहाँ नहीं होता है, तो हर सत्र में नहीं होता है। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उसमें आर्टिकल 87 87वें अनुच्छेद में इसके बारे में, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बताया गया है। तो उस समय में
यह दिया गया था कि हर सत्र के शुरुआत में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, लेकिन उसके बाद ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला संवैधानिक संशोधन जो हुआ, उसी में इस बात को हटा दिया गया कि हर सत्र में नहीं किया जाएगा, बल्कि साल के पहले सत्र और आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है उसमें किया जाएगा। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाता है तो उसके बाद एक मोशन ऑफ थैंक्स प्लेस किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण होने के लिए उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर के कंबाइंड राष्ट्रपति का अभिभाषण किया जाता है, जिसमें कि उस अभिभाषण में राष्ट्रपति मुख्यतः जो सरकार है उस सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, उसका एजेंडा क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। और जब ये खत्म होता है तो मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है, जिसको कि हिंदी में धन्यवाद प्रस्ताव भी कहते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। तो मोशन ऑफ थैंक्स जो लाया जाता है, इसके दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण और उनके द्वारा जो बताए गए एजेंडा है उस पर बहुत ही विस्तार से एक वाद विवाद होता है, एक डिबेट होता है, चर्चा की जाती है और उसके बाद वोट किया जाता है। वोट के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव को पास होना जरूरी रहता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव उस दौरान वहां पर फेल कर जाता है, अगर मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो अगर गिर जाता है, फेल कर जाता है, तो इसका मतलब है, अगर ये पास नहीं हो पाता है तो इसका मतलब है कि सरकार जो है वो अल्पमत में है, सरकार बहुमत में नहीं है और सरकार ये गिर जाती है। तो मोशन ऑफ थैंक्स ना ही सिर्फ धन्यवाद प्रस्ताव है, बल्कि एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव की तरह है। और इस अविश्वास प्रस्ताव में अगर वो गिर जाता है तो सरकार गिर जाती है। इसीलिए मोशन ऑफ थैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और ये आर्टिकल 87 में इस बारे में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में अनुच्छेद 87 में लिखा हुआ है। यही चीज अमेरिका और यूके में भी होता है। यूके में इसे क्वींस एड्रेस कहते हैं, जबकि अमेरिका में इसे स्टेट ऑफ यूनियन कहते हैं। स्टेट ऑफ यूनियन का मतलब है कि आपके पूरे जो संघ है उसकी अभी क्या स्थिति है, इस बारे में अमेरिका में चर्चा होती है। यही प्रेसिडेंट एड्रेस की तरह होता है। अगला सवाल, कला उत्सव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? कला उत्सव अभी चल रहा था, तो यह किस मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है? कला उत्सव चलता है तो किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, कौन से मंत्रालय का है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स? तो सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये किया जाता है कला संस्कृति, ये कला उत्सव किया जाता है। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म जो है वो कला संस्कृति विकास योजना करती है, कला संस्कृति विकास योजना। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हुनर हाट का आयोजन करवाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ये इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है कि सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चे जो हैं उनको कला और संस्कृति में पढ़ा करके और उनकी रुचि डेवलप करना और उसके द्वारा हमारे जो भी नए आर्टिसंस हैं उनको डेवलप करने के लिए उनको शिक्षा प्रदान करना, ये कला उत्सव के अंदर आता है। अगले सवाल पे चलते। Official Secrets Act is sometimes seen in news. This has been enacted during the time of. Official Secret Act यानी कि आधिकारिक गुप्त अधिनियम। आधिकारिक गुप्त अधिनियम। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लें कि आधिकारिक गुप्त अधिनियम है क्या। तो आधिकारिक गुप्त अधिनियम के तहत अगर कोई भी किसी भी तरह का स्पाइंग किया जाता है, यानी कि गुप्तचर के द्वारा कुछ काम किया जाता है या स्पाइनेज किया जाता है, कुछ भी ऐसी घटना होती है जिससे कि हमारे देश के पर किसी भी तरह का खतरा होता है, तो वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर आता है। तो यह सबसे पहले किसके द्वारा, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में किसके द्वारा इनैक्ट किया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये 1904 में सबसे पहले ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट
आया था। बाद में 1923 में इसे और कड़ा कर दिया गया था। 1904 में ये शुरुआत में 1889 में ही आया था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, लेकिन बहुत ही कड़े रूप में 1904 में इसे इनेक्ट किया गया। बाद में इसको अमेंड करके 1923 में इनेक्ट किया गया, लेकिन उसके बाद यही चला आ रहा था। 2017 में जाकर के फिर से इसे अमेंड किया गया और वास्तविक अभी जो वर्तमान की स्थिति है उसके अनुसार इसे बनाया गया। अब हम इन चारों के बारे ऑप्शंस के बारे में हम अगर देख लें तो लॉर्ड लिटन जो हैं वो 1876 से 1880 तक थे, वाइसराय थे भारत के, और इनके दौरान इनके समय में काफ़ी चीज़ें हुई थी, जैसे कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हुआ था जिसमें कि प्रेस पर पाबंदी लगाई गई थी। 1876 में बहुत ही बड़ा अकाल हुआ था, ग्रेट फैमाइन कहते हैं उसे। और उसी वक्त में 1877 में दिल्ली दरबार लगाया गया था। दिल्ली दरबार लगाया गया था जहां की रानी जो थी, उन्हें क्वीन विक्टोरिया उस वक्त रानी थी, उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी इन्हीं के समय में, जबकि भारत में पूरा अकाल था और यहाँ पर दिल्ली दरबार में काफ़ी सारा खर्च किया जा रहा था और दिल्ली दरबार लगाया गया था। इसी दौरान एंग्लो अफगान वार भी हुआ था, सेकेंड एंग्लो अफगान वार भी हुआ था। तो ये सब लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। तो लॉर्ड लिटन के बाद आए थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन रहे थे। लॉर्ड रिपन भी काफ़ी फेमस थे क्योंकि इन्होंने ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन ने लगाया था उसे लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था, रिपील कर लिया था, रिपील कर लिया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी इन्हीं के समय में आया। और इनके समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो थी इल्बर्ट बिल। जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, इल्बर्ट बिल भी इन्हीं के समय हुआ था, जिसमें कि ये बात रखी गई थी कि कोई भी भारतीय जज भी किसी यूरोपियन पर केस सुन सकता है। अगर किसी यूरोपियन पर कोई सजा मुकर्रर की गई है या केस हुआ है तो कोई भारतीय जज भी इसको सुन सकता है। लेकिन इसका काफ़ी विरोध हुआ था, अंग्रेज लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, जिसके बाद कि इसे हटाना पड़ गया था। हंटर कमीशन भी आया था इसी वक्त में। हंटर कमीशन जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क था। अब अगर हम लॉर्ड डफरिन की बात करें तो लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक ये रहे थे लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। लॉर्ड डफरिन के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था जो कि एओ ह्यूम ने बनाया था। इसके फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर थे वो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन के समय में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तो काफ़ी जोर शोर से इनेक्ट किया ही गया था। साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो लॉर्ड कर्जन है वो 1899 से 1905 तक रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।